अस्सलाम वालेकुम। शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रेफरेंस कलअदम करार देने के फ़ैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त है, यानी कि मामला FBR को भिजवाने के हवाले से मुकदमे की समाअत बहुत दिलचस्प मराहिल में चल रही है। जहाँ ये समाअत एक तारीख़ी है, वहीं बहुत दिलचस्प भी है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FBR की वो रिपोर्ट जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी वो मंगवा ली है और उसकी कॉपीज़ बिल आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को देने का हुक्म दिया है। क्योंकि कमरा अदालत में हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए कि क्या आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 28 को मीटिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा मुझे कभी कोई नोटिस नहीं आया है और ना ही उन्हें इस मामले में पता था। तो आज एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला था 19 जून का फ़ैसला, उसके बाद जो मामला FBR को भिजवाया गया उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली और उसकी कॉपीज़ आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस मिसेस सरीना ईसा को फराहम करने का हुक्म भी दिया है। दूसरी जो अहम बात थी कि आज एक मरतबा फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने शिकायत की बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के एक रवैये की, जिसमें उन्होंने सती का जिक्र किया था, यानी कि प्रॉक्सिमिटी के ऊपर जो उनके दलाइल थे उस दौरान में। फिर तीसरी बात ये हुई कि आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऐसी जब हक़ाइक़ सामने आए, जब 3 जज साहिबान ने FBR ही की रिपोर्ट के पैराग्राफ सामने रखा, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि तमाम ट्रांजैक्शंस बैंक के ज़रिए की गई हैं और कोई हुंडी और हवाला के ज़रिए नहीं की गई। ये बहुत ही इत्मीनान बख्श बात है। लेकिन इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के माबैन भी काफ़ी जो है वो गर्म तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बात यहाँ तक पहुँची कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कहा कि सिट डाउन, और फिर इससे पहले सिट डाउन प्लीज़, लेकिन बट एक गुस्से से कहना कि बैठ जाओ, ये इस तरह की बात थी। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जूनियर भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पिटिशनर हैं इस वक्त और वो जज हैं और जज सवाल पूछ सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जो है वो मिसेस सरीना ईसा से सवालात भी पूछे गए। गो कि मिसेस सरीना ईसा ने कहा कि वो लॉयर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप लॉयर नहीं हैं, आपने ख़ुद अपने आप को पेश किया है अपना मुकदमा लड़ने के लिए, तो हमारे सवालात के आप जवाब भी दें। तो बहुत कुछ हुआ। इस मुकदमे की कार्रवाई के अहम पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करते मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान और जनाब हसनात मलिक साहब। मतीउल्लाह जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हसनात मलिक साहब से पूछ लूँ कि हसनात मलिक साहब, आपको क्या आज की कार्रवाई के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या हाईलाइट थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ायदे में जा सकती है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर ये क्यों कहा कि मेरा ख्याल है कि मिसेस सरीना ईसा को मैं अपना काउंसिल कर लूँ? नहीं, वो टर्निंग पॉइंट क़य्यूम साहब उस वक्त आया जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई चीज़ नोट की और फिर उनकी मुशावरत हुई, वो कर रहे थे, मैं नोट कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। फिर उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा ये जो आपका फलां पेज है इसमें आपने लिखा है कि आपने जो रिमिटेंस यहाँ ये जो बैंक से पैसा आपने UK में भेजा है 2003 से 13 तक, उसकी डिटेल थी। उन्होंने कहा ये तो उससे ज़्यादा है जितनी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की कीमत है मेरा ख्याल 7,51,000 पाउंड है कि कितनी समथिंग, और उससे ज़्यादा जो है पैसा चला गया। तो वो ऐसी चीज़ थी जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी वो तो पैसे में पर्पज़ नहीं है और भी मामलात हैं, आप वो नहीं बता सके कि पर्पजली ये जो पैसा था ये इस तरह की कि भाई वो चीज़। मुनीब अख्तर ने कहा कि वो बताना FBR की जो रिपोर्ट है जुल्फ़कार की, वो उसके अंदर वो ये लिख रहा है कि जिस मकसद के लिए भिजवाया गया वो नहीं लिखा गया इसके अंदर, और ये प्रॉपर्टी उसके अलावा ये पैसा गया। क्योंकि जैसे याहिया अफरीदी ने कहा था कि वो जो जुल्फ़िकार साहब ने एडमिट किया कि पैसा उससे ज़्यादा गया, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि ये तो
पर्पस तो चेंज भी हो सकता है कि अगर आपने एजुकेशन के अलावा उससे फ्लैट ले ली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसा बैंक के ज़रिए सरीना ईसा के अकाउंट से गया है और ये पैसा जो है बाहर और गया है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि सब्सटेंटिव अमाउंट तो ये हो गया कि जी बैंक के ज़रिए जो है वो गई। फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो लीड बेंच के सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे जो अच्छी चीज़ है, गुड पॉइंट है जस्टिस काजी फाइसा केस में, कि जो जितनी ट्रेल है, जो पैसा गया है जिससे फ्लैट लिए गए हैं या जो भी जो बाहर गए हैं, जो ट्रेल है वो बैंकिंग है, यानी बैंक से पैसा गया है, न कि हवाला या हुंडी से। तो उस ये जो 3-4 मिनट की थी उसमें मैं देख रहा था जजेस जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ तो हो गई ना कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में 3-4 केसेस आए हैं जिनमें बैंकिंग मनी ट्रेल मांगी गई। एक शरीफ ख़ानदान से पनामा लीक में मांगी गई, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कतरी लेटर और ये चीज़ें आई, बैंकिंग ट्रेल नहीं थी। फिर इमरान खान साहब से थी, तो इमरान खान का केस अगर काजी फाइसा के साथ कंपेयर करें, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो यहाँ सारा जो है ना वो करना चाहिए, उनकी ट्रेल का कंपेयर करना चाहिए जस्टिस काजी फाइसा और सरीना ईसा की केस से। इमरान खान साहब की जो ट्रेल थी उसमें कोई बैंकिंग ट्रेल नहीं थी कि इमरान खान साहब को डायरेक्टली पैसा जो है जिससे उन्होंने बनी गाला का घर लिया वो नहीं थी। पैसा जो है वो जमामा ने राशिद खान को दिया, राशिद खान ने किसी और को दिया, फिर उससे पैसा जो है वो लिए गए, और वो कोई इन पीसेस में इंफॉर्मेशन आई। 13 दफ़ा जो है वो जो आज जस्टिस मुनीब कह रहे थे ना कि आप अपना स्टांस चेंज किया, ये वो वैसे इमरान खान साहब ने अपने केस में कितने स्टांस चेंज की, 13 दफ़ा जो है वो चीज़ें चेंज होती रही। और बल्कि साकिब निसार साहब कहते थे कि ये आप पीस मील में हमें इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। वजह ये थी कि शबर रिजवी साहब यहाँ मौजूद थे, और अब जहांगीर तरीन साहब कहीं जल्द बोल भी देंगे कि वो जो ट्रेल के पैसे जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो बैंक बंद हो गए। उनकी अगर आज जो है ना वेरिफिकेशन हो जाए और वो कमीशन बन जाए जो इमरान खान ने मनी ट्रेल दी है, वो समझ आ जाएगी कि वो जो ट्रेल है प्राइमा फिशाई वो बोगस भी हो, मतलब है कि उसके लोग जो कहते हैं कि वो बोगस है, और उसको अगर सिर्फ और फिर साकिब निसार साहब ने कहा जी कि नहीं वो सब्सटेंटिव अमाउंट अकाउंट फार हो गया एट्स एनफ, और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, और ये वो छोड़ दें, ठीक है करप्शन कोई भी, काजी फाइसा साहब पे भी इल्ज़ाम नहीं है कि करप्शन का पैसा था, और इमरान खान साहब पे भी इल्ज़ाम नहीं था कि पैसा करप्शन का था, मनी ट्रेल का था। लेकिन जो काजी साहब के पास प्लस पॉइंट है वो बैंकिंग ट्रेल है, और पैसा जो है सब्सटेंटिव अमाउंट 2003 से 13 तक गया है। और इमरान खान साहब का ये है कि कलीमुल्ला से वो जो हॉकी वाला मैच था जो होता है ना, सिर्फ जो पास किए फलां को जी जमामा ने पैसे राशिद को दिए, राशिद खान ने किसी और को दिए, फिर जो है बनीगाला की, और उसमें भी 13 दफ़ा अपना मौक़िफ़ चेंज किया गया। अब भी अगर जहांगीर तरीन साहब से पूछ लें, पैसे जमामा ने दिए, बेनामी इमरान खान साहब की थी, डिवोर्स हो गई तो उन्होंने बेनामी वापस की, लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न के अंदर ज़ाहिर नहीं की, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब सिंपल सी बात जो है वो ये है कि बैंक, ऐसे बैंक जो बंद बैंक हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस पे आप सादिक और अमीन करार पा सकते हैं। जिंदा मिसाल मौजूद हो कि लिविंग अकाउंट्स मौजूद हैं और उनके ज़रिए ट्रांजैक्शन पर आप काबिले ज़दनी सज़ा है। यही जस्टिस काजी फाइसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कहा था कि आपने मेरा मामला, इमरान खान साहब का मामला भी आप भेज देते ना। अब तो खैर FBR उनकी मतलब घर की है, अभी वो उसी तरह GIT बनती, ये नहीं कहते वो डॉक्यूमेंट सिर्फ वेरीफाई हो जाए। उससे पहले भी ये था, मतलब ये अब पता देखना चाहिए भाई आया ये दोबारा खुल सकता है केस, क्योंकि उस पर कंपेयर होना चाहिए। वैसे आपस की बात है, नहीं रिव्यू होने के बाद बंद हो गया ना, ये अब नए सिरे से खुल सकता है या केस या नहीं खुल सकता। लेकिन अब जो जहांगीर तरीन साहब के जो हालात बन रहे हैं उसके बाद ये इसी सामने आएगा, टाइम आएगा कयूम साहब, ये सारी चीजें जब उनसे 1-2 दफा किसी आदमी ने बात की तो वो मुस्कुरा दिए कि उनको तो पता है कि सारे वो कैसे डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। और इसी हवाले से चीफ जस्टिस के बंद कमरे के अंदर क्या हुआ उसकी भी एक बड़ी अहम स्टोरी है, वो भी कभी आपसे शेयर करेंगे। नासिर अपना क्या यार नासिर इकबाल साहब याद आ गए मतीउल्लाह जान साहब। एक तरफ तो ये एक चीज़ क्लियर, 4 जजेस जो हैं, 5 मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, और आज तो 5वें जज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि ये तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से हुई भी है। तो आपको इसके अलावा और
कौन सा जो है वो आज की कार्रवाई में वो चीज़ लगती है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जा सकती है? देखिए, ये जो एफबीआर के चेयरमैन की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई है, मेरी राय में इस रिपोर्ट का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और ना ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और ना ही सरीना ईसा को इस रिपोर्ट के अंदर कोई नकाइस निकाल के यहाँ पे बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये वो रिपोर्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद तैयार की गई है। और ये नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की और सरीना ईसा की, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं, ना कि एफबीआर की रिपोर्ट के ख़िलाफ़। अब अगर ये एफबीआर की रिपोर्ट के अंदर नकाइस निकाले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बासानी ये कह देगी कि ये तो अब जुडिशल काउंसिल का मसला है, हमारा तो नहीं है। हमने तो अपनी फ़ैसले में अगर कोई नकाइस है तो हमने उसको 187 के नीचे अगर रिकॉर्ड अगर आ गया, मंगवा लिया है, इस कार्रवाई का हिस्सा बन गया है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात तो बहुत ज़्यादा है ना। ये एक फ्रेश एविडेंस हो गया ना। अब नज़रसानी में क्या उसको एज एन एविडेंस कंसिडर करके अपने फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट तब्दील कर सकती है? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फ़ैसला जो उन्होंने एफबीआर को जारी करने का दिया, क्या उसको वो कलअदम कर सकेगी या वापस ले सकेगी? अगर वो एफबीआर की रिपोर्ट को मुस्तनद तस्लीम करके, एविडेंस तस्लीम करके, तो फिर वो इसका मतलब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फ़ैसला किया था तहकीकात कराने का, क्योंकि उसमें मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए। तो मेरे ख़्याल में ये मामला जो है ज़्यादा एफबीआर की रिपोर्ट का नहीं है और उसको इस स्टेज के ऊपर एफबीआर की रिपोर्ट इस हद तक कुछ चीज़ों को कंफर्म ज़रूर कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर कुछ जो एजम्पशंस ली गई थी कि जनाब जैसे ये कहा गया था, एक तासुर ये दिया गया था कि जैसे सरीना ईसा जो है अकाउंट फॉर नहीं कर सकी अपने सोर्सेज को, तो एफबीआर की रिपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली वो सरीना ईसा के हक़ में तो है नहीं, आल्दो वो पब्लिक नहीं हुई, मतलब जो ज़राए से चीज़ें सामने आई हैं वो तो बड़े क्लियरली उनके ख़िलाफ़ हैं, मगर कुछ एविडेंस सिर्फ सब्सटेंशिएट किया जा सकता है एफबीआर की रिपोर्ट से उन बातों को कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर एतराज़ात को इंडोर्स करती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। तो पहली बात तो यह है कि एफबीआर के रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करना या एफबीआर के रिपोर्ट को यूँ इस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस नज़रसानी की स्टेज के जो बीच में ला रही है, तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा हक़ में जाएगी बात। दूसरी बात यह है कि नज़रसानी के क्योंकि इसमें तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए वो रिपोर्ट तैयार की, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो नहीं है, और उन्होंने एक ज़ुबानी उनको हवाले कर दी है कि ठीक है आप देख लें एफबीआर की जो भी रिपोर्ट है। तो अब वो एक किस्म का रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे ख्याल में नज़रसानी की स्टेज पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ अब आई डोंट नो उसका हवाला भी दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये एक बाद की डेवलपमेंट है और नज़रसानी के केस में आप बाद की डेवलपमेंट्स को ना तो अपनी नज़रसानी के फ़ैसले में लिख सकते हैं, ना ही आप जो जजमेंट में उनकी बुनियाद पे अपना पिछला फ़ैसला तब्दील कर सकते हैं। ये तो पहली बात है। और इस स्टेज के ऊपर उसको अचानक बीच में लाना, ये कोई जस्टिस फ़ाइज़ा या सरीना ईसा के लिए मेरे हक़ में नहीं है बात। ये मतलब किसी तरफ भी बात जा सकती है और उस पर ज़्यादा टाइम भी लगा दें। अच्छा, असल चीज़ ये है कि आज जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात तस्लीम की कि ये जो पेमेंट की गई वो उतनी अमाउंट ट्रांसमिट हुई, रेमिटेंसेस भेजे गए जितने की वो लंदन में प्रॉपर्टी ख़रीदी गई, पहली बार। और ये उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की ये राय थी, जो सरीना ईसा जब दलाइल कर रही थी, उन्होंने कहा ये गुड पॉइंट है। दूसरी बात उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये हुंडी से नहीं गया ये पैसा, क्योंकि हुआ ये था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये पॉइंट रेज़ किया था कि एफबीआर के जो जुल्फ़िकार अहमद साहब की जो रिपोर्ट थी, जो शुरू में एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले की रिपोर्ट है, वो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है आप सरीना ईसा ने एक जगह पोजीशन ली थी कि जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें 50% मेरी इन्वेस्टमेंट और 50% मेरे बच्चों की है। लेकिन एक और जगह पे जुल्फ़िकार अहमद साहब की जो एफबीआर के अफसर थे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सरीना ईसा कह रही है कि 100% मैंने ही ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं। तो इस डिस्क्रिपेंसी के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर जब बार बार इसरार कर रहे थे कि सरीना बताएं कि इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है, तो वो उस वक्त जो है उस वक्त सरीना ने कहा कि जनाब मैं इसके ऊपर तफसीली दलाइल दूंगी और मेरी कोई उसमें स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई। तो जिस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि आप उनको अपनी तरतीब से अपनी मर्ज़ी से दलाइल देने का मौका दें, क्योंकि जस्टिस मुनीब का बेसिकली पॉइंट ये था कि सरीना ईसा के बयान में कंट्रडिक्शंस हैं और वैसे भी जो पैसे जो बाहर भेजे गए हैं उसमें पर्पज़ नहीं लिखा गया था।
और पर्पस FBR ने। की इस रिपोर्ट मगर का मंसूर मगर जिस जैसे पे- याहिया अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि पर्पस इस पे मती रख लेते हैं पहले हाँ। कि एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने अपना मौक़िफ़ बदला है इस रिपोर्ट के हाँ, मुताबिक, और दूसरा ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलाते ज़र करते हुए आपने पर्पज़ नहीं लिखा है। पर्पस नहीं लिखा। तो सरीना ईसा ने कहा कि जब बैंक जो है और रेमिटेंसेस भेजते हैं, इस पे काजी फैज़ ईसा और मुनीब अख्तर साहब के दरमियान तलखी भी हुई, तलखी उन्होंने कहा प्लीज सिट डाउन और आप बात न जिस पर करें। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये कहा कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन किसका सबूत और शवाहिद क्या है जिसकी बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगा? मतलब वो ये कह रहे थे जैसे सबूत के बगैर इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर पर्पस नहीं भी लिखा तो फिर दूसरी साइड कोई सबूत तो देना कि असल पर्पस ये था और ये नहीं था, वो भी सबूत नहीं है। तो सरीना ईसा का ये मौक़िफ़ था कि बैंकों में आमतौर पे जब आप रेमिटेंसेस भेजने जाते हैं तो जो बैंक के एहलकार होते हैं वो खुद ही फॉर्म फिल कर देते हैं। तो बैंक के एहलकार ने उस पर नील लिख दिया और इन्होंने साइन कर दिया। मगर फिर याहिया अफरीदी, जैसे मंसूर अली शाह, याहिया अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पर्पस का तो इशू इसलिए नहीं है कि आपका अपना एक अकाउंट है, आप उस अपने एक अकाउंट से एक दूसरे अपने अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, तो पर्पस कोई भी हो, वहाँ पे जाके अगर आपने फ़ीस के लिए बच्चों के पैसे भेजे हैं, बाद में आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि मैंने जायदाद ख़रीदनी है, तो कानूनी तौर पे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपका पैसा है। मतलब असल चीज़ ये है कि आपने बैंकिंग के ज़रिए पैसा भेजा, लीगल चैनल से भेजा, कोई हुंडी नहीं की। दूसरी बात यह है कि मंसूर अली शाह ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जो रेमिटेंसेस आपने भेजी है वो अमाउंट जो है वो मैटर करती है, और वो अमाउंट जो है वो उतनी ही थी जितने की प्रॉपर्टीज़ की कॉस्ट है, यानी 7.5 लाख पाउंड तकरीबन, उससे थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये जैसे याहिया अफरीदी और जैसे मंसूर के ये जो ऑब्जर्वेशन थी, इसके बाद जैसे उमर ताबंदयाल ने थे वो इस बात की वो तायद कर रहे थे कि हाँ ये बात सही है कि एक तो आपने ये सब कुछ तो पहले भी हुआ था ना मतीउल्लाह जान साहब, ये सब कुछ तो पहले भी हुआ था। आपको याद है जब वीडियो लिंक के ऊपर मिसेस सरीना ईसा ने ये अपनी सारी डिटेल्स बताई थी तो सर वो हुआ, लेकिन फैसला क्या आया था? अब भी जो है वो इस बात को कह तो रहे हैं कि ये बड़ी गुड पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे उस वक्त जजमेंट में असल में इस जजमेंट ने FBR के जुल्फ़िकार अहमद खान के इन पॉइंट्स के ऊपर रिलाई किया था। तो सरीना ईसा ये कह रही हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं जुल्फ़िकार अहमद के FBR के अफसर के, इनमें तज़ाद है और ये एरर है और ये मिस जज किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए इस जजमेंट को अपने फैसले पे नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मिस जज किया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत इन्फॉर्मेशन फराहम की गई। जी एग्जैक्टली, ये बात सरीना ईसा ने भी की है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हवाएं तब्दील हो रही हैं, ये एक तासुर है, मगर जो हालात हैं मुल्क के देख के मुझे ये लगता है कि हालात जो हैं वो जैसे काजी फैज़ ईसा के शायद हक़ में नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त सड़कों के हालात हैं, जो एहतजाज है और जिस तरह तहरीक लब्बैक सड़कों पे आई है या लाई गई है, तो इन हालात में अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशल काउंसिल से, और कितने जल्दी आता है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा वकला के लिए उस पर एहतजाज की आवाज़ भी बुलंद करना, क्योंकि तहरीक लब्बैक जिस इशू के ऊपर सड़कों पर आई हुई है, कोई भी मुसलमान जो है असूली तौर पे उस इशू के दूसरी तरफ खड़ा नहीं हो सकता। ये मगर इस पे तो जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, उसके ऊपर तो वैसे ही अलग से करना चाहिए। बिल्कुल, अभी हम जरा थोड़ा खुद को जरा, लेकिन यहाँ पे जिस तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, तो मुझे खदशा है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस मामले को निपटाएगी। तो मतीउल्लाह जान, अब हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसला जो है उसके तहत जो इक़दामात या अब जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, जो तरीक़ाकार कर रही है, यही चीज़ें तो फैसले में कही गई थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए, तो काजी फैज़ ईसा तो विंडिकेट हो रहे हैं पब्लिकली भी। देखें, पब्लिकली तो विंडिकेट हो रहे हैं और असूली तौर पे भी विंडिकेट हो रहे हैं, मगर इस वक्त जो है वो हुकूमत अपनी रिट ऑफ स्टेट अगर चाहे भी तो इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही। अगर आज शेख रशीद ये ऐलान करते हैं कि हम तो धरना केस के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम का जो फ़ैसला है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, और अगर वो ये कह देते हैं कि हम जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फ़ैसले के मुताबिक हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके जो हमायती लॉयर्स कम्यूनिटी है उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत इतनी डेस्परेट हुई है कि वो जो है इस सारी सिचुएशन के अंदर वो ख़ुद बड़ी डिफेंसिव हुई है। और शेख रशीद के बयानात आप देख लें, अपोजिशन के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे की रौनक देखा करें और आप देखें। अच्छा हाँ जी, एक चीज़ कयूम साहब, वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो मौजूदा पॉलिटिक्स है या इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इस केस में, वो तो आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते,
वो उसके बहुत से चीज़ों में हिस्ट्री में एविडेंस भी आ जाएंगी। दूसरा लेकिन मामला है जो थोड़ा सा आज मिसेस सरीना ईसा ने 2-3 नहीं, एक बातें चीज़ और पॉइंट बड़ी देखे ना, अहम मैं की एक पॉइंट हाँ। कि जजेस का जो अंदरूनी तनाव है उस केस का इस केस पे बड़ा असर हो रहा है। आपने नोट नहीं करते कि आप एक साइड पे सवाल आता है, उसका जवाब राइट साइड से लेफ्ट साइड से आ जाता है, और ये जो तनाव है, और ये अभी ये चीज़ अब लाहौर हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ भी ओपनली जज एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए मतलब कर रहे हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किए हैं जजमेंट से एक दूसरे से डायलॉग करने की, जजेस एक दूसरे से कि जी रिव्यू में जब जजेस बैठे हैं तो डिसेंटिंग जजेस चुप करके बैठे हैं, और दूसरे जजेस तो वो ये एक दूसरे जजेस को ऐसे मैसेजिंग दें, फिर वही मामला जो है लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है। तो ये जो अंदरूनी पॉलिटिक्स या जो भी आप कहें जजेस की, उसका भी लिंकअप है इस केस के। अच्छा, अब इसमें जो है मैं ये कह रहा हूँ कि आज मिसेस सरीना ईसा ने 3 चीज़ों का बड़ा जिक्र किया। एक तो इमरान खान साहब की 3 अहलियाओं का, साबका अहलियाओं का और 3 बच्चों का जिक्र किया कि क्या उन्होंने जब अपने अकाउंट्स या रिटर्न्स दाखिल किए तो उसके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो कि उनके ज़ेर कफ़ालत थे उनकी शो की या नहीं की। फिर दूसरी एक और बात है कि उन्होंने मिर्ज़ा शहजाद अकबर बेग जो हैं ARU के सरबराह, उनको ये एट्रीब्यूट किया है कि वो एक पैरेलल ARU के सरबराह मिर्ज़ा शहजाद अकबर बेग आज तो मुशीर है मिर्ज़ा शहजाद अकबर, बेग नहीं है, अच्छा बेग, वो बैग और बेग में अच्छा मलक रियाज का बैग है अच्छा, तो उनका कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और तीसरी बात जो है FBR में जुल्फ़कार अहमद जो कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर के अहकामात के ऊपर इस किस्म की इंक्वायरी करता और जो राजदारी का रिपोर्ट है उसकी वायलेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी और कवानीन भी। और आपको याद होगा फेक अकाउंट से मुतालिक जब एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें शब्बर रिजवी भी थे, 3 साबिक चेयरमैन थे FBR के, और वो सुप्रीम कोर्ट की सेम पेज साकिब निसार साहब, उस वक्त तो एक ही बात थी ना। अभी खैर वो देखें शहजाद अकबर साहब वही देखें, हिस्ट्री से हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं सीखा। जैसे सैफुर रहमान कर रहे थे माजी में, उसी तरह अब शहजाद अकबर इमरान खान के लिए चीज़ों को टारगेट सेट करते हैं वो कि अब किसको टारगेट करना है, उस पर काम जारी होता है। फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस तो बाद में रेफरेंस होता है ना, पहले मीडिया में आके उसके ख़िलाफ़ बैशिंग होती है, उसके वो जो सारा कुछ उसके ख़िलाफ़, बाद में वो बेचारा जो भी अभी तक कोई कन्विक्टेड नहीं है सिवाय नवाज शरीफ के, वो भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ मॉनिटरिंग जज के वो सारी चीज़ें हुई। फिर साकिब निसार साहब ने कहा कि इलेक्शन से पहले वो फैसला करें, आप 10 जुलाई तक फैसला करें, इतना कुछ हाँ। और अब कहते हैं कि जी मैं तो मेरी तो बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, मुझे सदर पाकिस्तान बना देंगे और ये कर देंगे, तो अब कुछ भी नहीं किया उनके लिए। तो होता तो यही है हमेशा इस्तेमाल करके। तो उस वक्त तो 10 जुलाई को साकिब निसार साहब को क्या ज़रूरत थी कि जी वो कहेंगे एक रेफरेंस का आप इलेक्शन से पहले फैसला कर दें। ये इंजीनियरिंग नहीं है तो क्या है सर, ओपन सीक्रेट ये चीज़ें हैं जो हो रही। तो यही जो शहजाद अकबर साहब हैं जो उनके बारे में बात की वो वही कर रहे हैं कि उन्होंने का जो रोल सरीना ईसा ने कहा है कि मुझे बताएं FBR में जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त चेंज किया चेयरमैन मामला, उस चेयरमैन वाला FBR वाला, फिर जिस तरीके से डॉक्यूमेंट जो आपको भी पता है कि जो किसी के रिटर्न होते हैं और जो टैक्स रिकॉर्ड होता है वो किसी को आप नहीं ओपन कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको वायलेट करके आपने वो सारा कुछ कह रही है ना कि जांजेब जो है उन्होंने इनकार किया, तो इस इनकार की वजह पर जो चेयरमैन FBR थे उनको सिर्फ इस वजह से 8 महीने की मुद्दत में उनको हटा दिया गया और उनकी जगह नया बंदा लगाया गया। और फिर जुल्फ़कार जिसने पहले इंक्वायरी कर चुका था उसी को दोबारा एडजुडिकेट करने के लिए चुन के लगाया गया। वो फिर यही कहेंगे कि मटेरियल बताएं, इसका एविडेंस बताएं कि उसने इनकार किया। ये जिस तरह स्पाई वो वाला मामला था जब उन्होंने या मेलाफाइड इन फैक्ट पे बात हुई कारी साहब की, तो डिटेल जजमेंट में कहा कि जी हमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिल रहा कि जिससे साबित हो कि जी ये बदनीति जो है वो हक़ाइक़ में बदनीति थी। जब चीज़ एडमिट हो जाए तो वो फिर वो मेरा ख्याल है कोई उसमें वज़न जो मौजूदा बेंच में वो स्प्लिट है। ज़्यादातर जजेस जो है वो इस चीज़ को नहीं करते, वो कहते हैं जी कि एविडेंस उस तरह के हों जिससे हम साबित करें। मेरे ख्याल में सरीना ईसा जो हैं वो यही एविडेंस सामने रखने की कोशिश कर रही हैं कि ये सिर्फ मैलाफाइड इन लॉ नहीं था, ये मैलाफाइड इन फैक्ट भी था। और उसका एक सबूत वो ये दे रहे हैं कि जो जुल्फ़कार अहमद हैं वो पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर की मतहती में ARU का हिस्सा बनकर उन्होंने सारी इंक्वायरीज़ की और उन्होंने रेफरेंस तैयार कराने के लिए अपना एविडेंस बनाया या पेश किया।
फिर बाद में उन्हीं की ड्यूटीज़ लगा दी गई FBI को। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तहकीकात करने का, तो उसके अंदर भी जुल्फ़िकार अहमद बड़े मुतहरक रहे। मतलब सारे कितने सारे टैक्स कमिश्नर तो होने के बावजूद सिर्फ उसी कमिश्नर को उसी को लगाया गया। तो वो सरीना ये कह रही है कि ये एक एविडेंस है, और ये ग्लेयरिंग एविडेंस है, नज़र आ रहा है सामने कि मैलाफाइडे इन लॉ ही नहीं है, मैलाफाइडे इन फैक्ट भी है। तो ये सारा एविडेंस ही है जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा देखना है। तो अब मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ये है कि जजमेंट से पहले के वाक़यात और जजमेंट के बाद के वाक़यात के दरमियान जो एक लकीर है, वो लीगली और टेक्निकली उसको कैसे क्रॉस करनी है। क्योंकि जो FBI की रिपोर्ट, अब चेयरमैन FBI की रिपोर्ट जो अब सरीना ईसा के हवाले की गई है, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी, अब सरीना ईसा उसकी बुनियाद पे अपना मैलाफाइडे इन फैक्ट अगर इस्टेब्लिश करने में वो इस्टेब्लिश कर पाती हैं, तो ये वो उनको खुद करना पड़ेगा। कोर्ट शायद FBI के रिपोर्ट को एज एन एविडेंस कंसिडर ना करे, मगर वो सरीना के इस्तेमाल में तो आ सकती हैं और वो उससे हेल्प ले सकती हैं। आपके ख्याल में क्या सरीना ईसा या जस्टिस काजी फाइसा को इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था? जो बंदियाल साहब ने वर्बली रिपोर्ट मंगवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिपोर्ट, क्या उनको ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को रोकते कि जी अभी इस टाइम पे आप नहीं देखें, या मतलब कोई रिटर्न ऑर्डर भी नहीं है, या क्या ख्याल है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो है ना। कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट, देखें वो जो रिपोर्ट मंगवाई गई है, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं आई होंगी। अब ये रिपोर्ट जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी और ये पब्लिक में आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट को भी हो सकता है कुछ मदद मिले अपना पुराना फ़ैसला बरकरार रखने में। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सरीना ईसा को कुछ मदद मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी को करने के लिए। तो रिटर्न ऑर्डर नहीं हुआ, रिटर्न ऑर्डर नहीं हुआ, एक वर्बली हुआ। और फिर एक आपको पता है, एक सहाफ़ी ने ये भी कहा कि जी वो एक अकाउंट भी है काजी साहब का, हालांकि वो जो काजी साहब के करीब लोग हैं, जो लीगल टीम के लोग, उनसे बात करें तो वो कहते हैं कोई किसी किस्म का अकाउंट जो है काजी साहब का नहीं। तो वो हुआ, तो यहाँ ये है कि एलिगेशन है कि FBI ने एक अकाउंट भी पकड़ लिया ये। तो ये लेकिन रिपोर्ट मेरा ख्याल है इसमें ऑब्जेक्शन अगर हो जाता ये इस टाइम पे, बात यही है ना कि वो यही बात हो रही है ना कि एक चीज़ हमारे सामने नहीं है, उसमें क्या किसने क्या कहा हम उसका एट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो जनाब आज की कार्रवाई जो है वो इस हवाले से बहुत अहम थी कि वो एक सवाल किया जाता है काजी फाइज ईसा से कि रसीदां कढ़ो। तो रसीदें तो FBR को पता है कि मौजूद हैं, रसीदें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी मौजूद हैं। जब सारी रसीदें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लीगली सारा कुछ मौजूद है, तो फिर ये सवाल क्या अहमियत इख्तियार कर जाता है। अगला सवाल ये है कि 116 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके 116(1) के तहत क्या ये उनको जाहिर करना चाहिए थी या नहीं करना चाहिए थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद कहती कि ये एक मुबहम कानून है। बहरहाल जब समाअत ख़त्म हो रही थी तो जहाँ तलखी हुई जजेस के माबैन, तो समाअत ख़त्म होने पर कुछ खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ और मिसेस सरीना ईसा को उमर अताब बंदियाल साहब ने जब ये कहा कि जनाब कि हमारा भी रोज़ा है और आपका भी रोज़ा है, आप अगर जारी रखना चाहती हैं तो कल तक के लिए जारी रखें, लेकिन अब आप चाहें तो ख़त्म कर दें इसको। तो उस पर मिसेस सरीना ईसा ने कहा कि नहीं वो जारी रखना चाहती हैं। तो उस पर 5 मिनट जो है मिसेस सरीना ईसा को मज़ीद दिए गए और जब उन्होंने अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए तो फिर उमर अताब बंदियाल साहब का ये कहना था कि जजेस जो हैं वो सवाल पूछते हैं, आप इसको बुरा मत बनाइएगा, और ये इस तरह की बात हुई। तो उस पर जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने मिसेस सरीना ईसा को देखते हुए ये कहा कि अब आपको तो पता लग गया होगा कि वी आर फार मोर कंपोज्ड देन योर बेटर हाफ। यू आर कि आप अपने खामोश से ज़्यादा कंपोज्ड हैं। यू आर फार मोर कंपोज्ड देन योर, हाँ वी लिखा हुआ मेरा ख्याल है, नहीं ये यू है। उन्होंने सरीना को कहा कि आप अपने शोहर से ज़्यादा मतलब कि कंपोज्ड, यू आर फार मोर कंपोज्ड देन योर बेटर हाफ। तो यानी कि आप अपने शौहर काजी फाइज़ से ज़्यादा कंपोज्ड खातून हैं। नहीं आर्गूमेंट में बात। और इस पर जो है जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि मुझसे ज़्यादा अच्छी ये वकील है, मुझे तो इनको अपना क्या काउंसिल नहीं कर लेना चाहिए। उस पर जस्टिस मंजूर मलिक जो है उन्होंने भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल इससे पहले कि और बहुत ज़्यादा देर हो जाए आप इनको कर लें। तो इस हंसी मजाक के ऊपर जो है फिर कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने